ओके। हेलो। हेलो। हाँ, तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम कहाँ तक पढ़े, तो नेचर ऑफ लाइट तक हमने पढ़ लिया था। अब जो है सो इस सेक्शन में हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले कुछ क्या जानना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में जानना है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है। ठीक है, तो चैप्टर का या जो भी है टॉपिक का नाम आप लोग कर लीजिएगा रिफ्लेक्शन। और पिछले वीडियो करीब 10-15 मिनट का इंट्रो है, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए रिफ्लेक्शन। तो देखो बेटा, रिफ्लेक्शन कहां पर होता है? रिफ्लेक्शन कराने के लिए कंपलसरी क्या है? देयर मस्ट बी अ स्मूथ सरफेस, चिकना सतह होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस। तो एकदम चिकना सतह होना चाहिए बेटा। तो शीशा को चिकनापन लाने के लिए आप जो मिरर देखते हैं, चाहे गाड़ी का मिरर हो, आपके घर का मिरर हो, उसमें चिकनापन लाने के लिए टू ब्रिंग द मोर शाइनिंग इफेक्ट क्या किया जाता है? सिल्वर का पॉलिश किया जाता है। किससे पॉलिश किया जाता है बेटा? सिल्वर का पॉलिश चढ़ाया जाता है मिरर पे। तो मैं बता रहा था मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो मिरर दो टाइप के होते हैं। मिरर दो टाइप के होते हैं, और हमेशा याद रखिएगा मिरर दो टाइप के होते हैं। अब जिस साइड को हम चेहरा देखते हैं वो हमारा बहुत चमकता हुआ शीशा रहता है, तो उस साइड पे ही क्या है, जिस साइड को हम चेहरा देखते हैं उसी साइड पे सिल्वर का पेंट चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? सिल्वर का पेंट चढ़ाया जाता है। बैक साइड में रफ पेंट चढ़ाए जाते हैं। ओके, तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमारा जो नॉर्मल मिरर होता है, फेस देखने वाला मिरर, वो कैसा मिरर है बेटा? लुकिंग फेस लुकिंग मिरर, नाई का मिरर, ये कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्या आता है? स्फेरिकल मिरर। तो एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा, हेयर वाला मिरर, हेयर वाला मिरर जो चेहरा देखने के लिए यूज होता है उसको क्या कहते हैं? ड्रेसिंग टेबल का मिरर को ड्रेसिंग मिरर, ड्रेसिंग टेबल मिरर, मिरर। ठीक है, ये सारा किस तरीके का सतह का प्रमाण देता है बेटा? प्लेन मिरर होते हैं। अब प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर मैं बना रहा हूं तो सीधा लाइन टाइप का रहता है, तो ये सीधा लाइन से प्लेन मिरर को शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? सीधा लाइन से प्लेन मिरर को शो किया जाता है। अब इसमें एक साइड का सरफेस रफ रहता है, तो रफ को ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस जो है सो हमारा रफ सरफेस है, और इस साइड का सरफेस हमारा क्या रहता है बेटा? शाइनी सरफेस रहता है। कैसा सरफेस रहता है? शाइनी सरफेस रहता है। तो शाइनी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? शाइनी सरफेस को हम लोग कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कैसा सरफेस है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जितना भी रिफ्लेक्शन का काम होगा इसी सरफेस पर होगा। इधर क्या है? बैक पार्ट और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। नो कम टुवर्ड्स द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बेटा दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि किसी स्फेयर से, गोल टाइप का कोई शीशा, एक ग्लास था, अब उससे क्या कर दिया गया है? एक पोर्शन को काट लिया गया है, एक पोर्शन को काट लिया गया। तो ये कटे हुए पोर्शन को बेटा जब हम साइड लाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा पार्ट बनेगा। अब इस साइड से भी एक पोर्शन को काटिए, इसको भी साइड में लाएंगे तो ऐसा पार्ट बनेगा। एक में क्या होता है बेटा कि आउटर सरफेस क्या रहता है? रिफ्लेक्टिंग रहता है। और एक में क्या होता है बेटा? इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहता है, और आउटर सरफेस क्या रहेगा? रफ रहता है। तो ये दो प्रकार के क्या हैं? स्फेरिकल
मिरर हैं। ये दो प्रकार के क्या है? स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम होता है बेटा, पहला का नाम होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि सरफेस क्या रहेगा? उठा हुआ। और कॉनकेव का मतलब क्या है? केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो सरफेस क्या रहेगा? अंदर की ओर घुसा हुआ रहेगा। क्लियर है इतनी बातें? सरफेस क्या है? अंदर की ओर घुसा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अंदर की ओर घुसा हुआ केव। तो ये क्या हो गया बेटा? ये वाला आपका जो दिखाया ये हो गया आपका केव, और ये क्या हो गया? बाहर की ओर बल्ग आउट है, तो ये हो गया आपका वेक्स। तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो याद कैसे रखना है बेटा? जो शाइनिंग सरफेस होगा वो केव मतलब गुफा में, तो गुफा टाइप का वाला सीन होगा, तो इस साइड का मतलब अंदर का सरफेस शाइनी हो। और जो वेक्स रहेगा वो बल्गिंग आउट रहेगा, मतलब कि सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग रहेगा वो जो बाहर का निकला हुआ है वो सरफेस रहेगा, ये वाली सरफेस बेटा। ठीक है, तो बल्गिंग आउट मतलब ऐसे रहेगा, ये वाली सरफेस रहेगा। तो देयर बी टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दैट इज द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि रिफ्लेक्शन की ओर चलते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे जब रिफ्लेक्शन कराएंगे, एक्शन ऑन मिरर कराएंगे, एक्शन ऑन प्लेन मिरर, एक्शन ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो उस टाइम हम इस चीज को और विस्तृत से जानेंगे। अभी बस आप इतना जानिए, मिरर दो प्रकार का होता है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। आगे जाके प्लेन मिरर अकेला रह जाता है, स्फेरिकल मिरर फिर से दो पार्ट में टूट जाता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। वेक्स का मतलब उठा हुआ रहता है, तो जिसका बाहरी सरफेस उठा हुआ सरफेस शाइनिंग रहेगा, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव का मतलब अंदर की ओर, तो जिसका अंदर का सरफेस शाइनी रहेगा, दैट इज नोन एज अ व्हाट? कॉनकेव मिरर। इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज व्हाट? रिफ्लेक्शन इज फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मान लिया जाए बेटा, एक मैं मिरर लेता हूं, तो ये मैं क्या लिया? मिरर लिया। ये हमारा प्लेन मिरर हुआ या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, लाइट कहीं भी चमकता है, जहां चिकनापन दिखेगा वहां चमकने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका रफ सरफेस है, शाइनिंग सरफेस। अब बीम ऑफ लाइट, यहां से कोई सोर्स से हम लाइट को क्या करते हैं? इस सरफेस पर गिराते हैं, तो सीधा आएगा बेटा। अब जैसे ही सीधा आया, तो यहां सरफेस से टकराने के बाद ये सीधा उसी एंगल से ऊपर की ओर वापस हो जाता है। जिस साइड से आया उसी साइड को वापस हो जाता है, इधर से आया इधर को ही चला गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो लाइट गिरा इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट कहते हैं। तो ये लाइट का रे क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे कहलाएगा। अब ये उतना ही एंगल से वापस गया, तो वापस जो चला जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाता है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। अब बीच में एंगल कहां से मीजर करते हैं? तो एंगल को मीजर किया जाता है नॉर्मल से। एंगल को कहां से मीजर किया जाता है? नॉर्मल से। तो जहां पे दोनों रे कनेक्ट होते हैं बेटा, उसका परपेंडिकुलर इंटरसेक्टर, उसका परपेंडिकुलर इस पॉइंट का परपेंडिकुलर इंटरसेक्टर क्या कहलाएगा बेटा? नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। तो एक नॉर्मल हम बनाते हैं, एक हम क्या बना रहे हैं? नॉर्मल बना रहे हैं। तो कैसा नॉर्मल बनेगा? ये आपका क्या बना बेटा? नॉर्मल बना। ये आपका क्या बना? नॉर्मल बना। क्लियर है इतनी बातें? ये आपका क्या बना? नॉर्मल बना। ठीक है, अब इस नॉर्मल को बेटा हम नाम दे देते हैं एन ऑफ एन डैश। अब हमेशा याद रखिएगा, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और इसका नाम मैंने क्या बोला? नॉर्मल। नॉर्मल।
क्लियर है। अब इसी नॉर्मल से एंगल को मेजर किया जाएगा, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के एंगल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और किससे शो होता है बेटा, आई से शो किया जाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। और किससे शो किया जाता है, आर से शो किया जाता है। क्लियर है। अब याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला, जितना एंगल से गिरेगा उतना ही एंगल से वापस चला जाएगा। तो अगर मैं देखता हूं इंसिडेंट रे 30 डिग्री से गिरा, तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री पर होगा, 30 डिग्री पर ही होगा। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अ फेनोमेनन ऑफ लाइट of bouncing back with the same angle as of it is incident। जितना एंगल से गिराया गया उतना ही एंगल से वापस हो जाए, ठीक है। लाइट ऑफ बाउंसिंग बैक विथ सेम एंगल ऑफ एज ऑफ इट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर है। तो बाउंसिंग बैक जो होता है लाइट का विथ सेम एंगल, हमेशा क्या होना चाहिए, सेम एंगल से होना चाहिए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विथ सेम एंगल इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन। तो देखो बेटा मीडियम भी हमारा सेम रहता है, तो रिफ्लेक्शन हैपेंस इन सिंगल मीडियम। Reflection takes place in single medium। अब मीडियम क्या होता है बेटा, तो मीडियम होता है जिसमें जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो जिस लैंग्वेज से पढ़ते हैं तो कहते हैं नहीं इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ लाइट के रिफ्लेक्शन में ऑप्टिक्स में हम लोग मीडियम को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सर मीडियम क्या होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अब यहां से एक और नया बात मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सीधी सी बात है कि अगर ऊपर हवा है तो नीचे भी चारों तरफ हवा है, तो वो हो गया सिंगल मीडियम। अगर ऊपर पानी है तो चारों तरफ पानी है, तो वो भी हो गया एक मीडियम। और अगर ऐसा हो जाए ऊपर हवा है नीचे पानी है, शीशे के ऊपर हवा है और शीशे के नीचे पानी है, तो एक मीडियम हो गए बेटा, 2 मीडियम। लेकिन एक मीडियम कैसे कहेंगे कि चारों तरफ सर सिर्फ हवा है, चारों तरफ सर सिर्फ पानी है, चारों तरफ सर सिर्फ गर्लफ्रेंड है, चारों तरफ सर सिर्फ बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, अगर सेम टाइप की चीजें होल ओवर द सरफेस दिखेगा तो मतलब कि मीडियम उसका क्या है, सेम है। अभी इतना ही बात याद रखिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल मीडियम, हमेशा ये याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में हो जाता है और रिफ्रैक्शन के लिए 2 मीडियम का होना जरूरी है। क्लियर है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ, अब किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है वो हम बताते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर और ज्यादा ऐड कर सकते हैं, और क्लियर डिफिनेशन को बनाना है तो यहां पर एक बात और ये ऐड कर सकते हैं कि लाइट ऑफ बाउंसिंग बैक विथ सेम एंगल टू दी सेम मीडियम टू द सेम मीडियम एज ऑफ इट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल मीडियम। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे देखते हैं। कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कितने नियम है? देयर बी टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो नियम है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि देखिएगा यहां पर ध्यान से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? सेम मीडियम। सेम प्लेन का मतलब किसी भाषा में क्या कहना चाहता है? सेम मीडियम। तो फर्स्ट लॉ कहता है, ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ सॉरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lies in a same plane। क्लियर है? लाइज इन अ सेम प्लेन, तीनों एक पॉइंट पे। अब नॉर्मल क्या होता है बेटा? सरफेस से जो 90 डिग्री लाइन बनाए उसे क्या कह देते हैं? नॉर्मल कह देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल। व्हाट? अ परपेंडिकुलर लाइन to the reflecting surface which bisects the angle between incident and reflected ray। reflected ray, a perpendicular line to the surface which bisect the angle between incident and reflected ray। तो जो बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना ही क्या होता है? बाइसेक्ट होता है। तो फर्स्ट यही लॉज आपका कहता है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to angle of इंसिडेंट। दैट इज, शो कैसे करते हैं? एंगल आई इजकल टू एंगल आर होता है। क्लियर है? ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रहा। ओके? क्लियर है? अब कहता है नेक्स्ट केसिंग इसका देखिएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इजकल टू 90 डिग्री। मतलब लाइट क्या है? लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली, लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली। तो बेटा जितने एंगल से गिरा उतने एंगल से ही वापस हो जाएगा। लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलरली। ठीक है? तो देखो यही हमारा कुछ सरफेस था, यहां पर ये गिरा और यहां पर ये गया। ठीक है? तो लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली। अब मैंने क्या कहा कि जब परपेंडिकुलर लाइट होगा तो ये वाली लाइट तो हमारा पहले से गया हुआ है, इन दोनों लाइट को सटाना चालू करेंगे तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? कि हमारा न्यू सरफेस कैसा बनेगा बेटा?
न्यू सरफेस आपका कुछ ऐसा बना सर, और ये आपका नॉर्मल हो गया, और इसी पर आप गिराएं एक लाइट इंसिडेंट रे। कितने डिग्री पर गिराए इंसिडेंट सर? 90 डिग्री पे। तो वापस भी कितना से जाएगा? तो सर वापस भी 90 से ही चला जाएगा। तो गिरने के बाद वापस भी क्या हो गया? 90 से ही चला गया। ठीक है, तो क्या होगा? मूव बैक विथ सेम एंगल। क्या हो जाएगा? मूव या बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक विथ सेम एंगल। बाउंस बैक विथ सेम एंगल, i.e. reflected ray is also perpendicular. Reflected ray are also perpendicular. क्लियर है इतनी बातें बेटा? रिफ्लेक्टेड रे भी आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो बाउंस बैक विथ द सेम एंगल, दैट मीन्स व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे आज परपेंडिकुलर, क्योंकि इंसिडेंट रे हमारा क्या था? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो 90 डिग्री का हमने केस करा दिया। व्हाट हैपेन व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास्ड फ्रॉम 180 डिग्री? तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इजकल टू कितना डिग्री हो बेटा? 180 डिग्री हो। तो देखिएगा ध्यान से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 180 डिग्री है तो क्या होता है? तो ये हमारा सरफेस है, ये बेटा का नॉर्मल रह गया आपका, ठीक है ना? तो ये नॉर्मल हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम 90 डिग्री से फॉलो अप कराएंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री से कुछ ऐसे जाएगा बेटा, सॉरी 180 डिग्री से फॉलो अप करवाएं तो ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा। क्या इसको कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। तो व्हेन I इक्वल टू 180 डिग्री, नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, i.e. reflected ray directly pass in a straight path. क्लियर है इतनी बातें? तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 180 डिग्री का होता है तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस नहीं करता है। 90 डिग्री पर सीधा सीधा वापस हो जाएगा, गया टकरा के वापस आ गया। एक बॉल को सीधा मारे, सीधा टकराया, सीधा वापस आया। क्लियर है? नो डिफ्लेक्शन इन द पाथ। ओके, और बाकी तो आपको ऊपर का पता ही है कि 45 डिग्री से होगा तो 45 से जाएगा, 30 से होगा तो 30 से होगा। क्लियर है? समझ गए? तो अब हम लोग आ जाते हैं बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का कोई चीज पर, तो मिरर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लेन मिरर पढ़ेंगे। तो मैंने बताया प्लेन मिरर प्लेन रहता है, तो एक सीधा सा मिरर हुआ, दैट इज अ प्लेन मिरर। ठीक है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चेहरा में, आईने में जब चेहरा देखते हैं तो कैसा दिखता है बेटा? तो जितना चेहरा चमकता है या जितना बड़ा चेहरा होता है उतना ही बड़ा दिखता है। तो जो चेहरा आईने में जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इमेज कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इमेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर है? जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा प्लेन मिरर में इमेज बनता है। कैसा मिरर है ये? प्लेन मिरर। क्लियर है? दूसरा
कि अगर कोई व्यक्ति इससे 50 मीटर के दूरी पर खड़ा होके अपना फोटो मतलब चेहरा देख रहा है, तो जो इमेज बनेगा वो भी कितने मीटर पर बनेगा बेटा? 50 मीटर पर ही बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जब इमेज को बराबर दिखा रहा है बेटा, तो क्या कोई इमेज मैग्नीफाइड हुआ? मैग्नीफाइड होने का मतलब कि वो बड़ा हुआ या छोटा हुआ? तो नहीं सर, बड़ा नहीं हुआ, तो नो मैग्निफिकेशन। तो इमेज का मैग्निफिकेशन नहीं होता है, नो मैग्निफिकेशन। क्लियर है प्लेन मिरर के बारे में? ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? अब इमेज कैसा होता है प्लेन मिरर में बेटा? तो प्लेन मिरर में इमेज आपका दो प्रकार का होता है। इमेज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक वर्चुअल इमेज होता है बेटा, और एक रियल इमेज होता है। एक वर्चुअल इमेज होता है और दूसरा क्या होता है? रियल इमेज होता है। तो यहां पर हमेशा याद रखना है कि प्लेन मिरर फॉर्म कैसा इमेज बनाते हैं? तो प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब वर्चुअल इमेज बनाया तो कैसा बनाएगा? सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, लेकिन लैटरल इन्वर्जन दिखाएगा। तो हां सर, लैटरल इन्वर्जन दिखाएगा। तो देखेंगे हम लोग आगे भी कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। अब जब बात आ रहा है इमेज का, तो मैं इमेज के बारे में भी देख लेता हूं। तो सबसे पहले आ जाइए इमेज। इमेज मतलब फोटो। अब तो खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ओ पिया, ठीक है। तो फोटो के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो रियल चीज होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जैसा वो दिखाई दे शीशे में या कोई भी सरफेस पर, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? इमेज कह देते हैं। उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? इमेज कह देते हैं। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में कोई दिक्कत? तो इमेज इज एन ऑप्टिकल appearance. Image is what? An optical appearance. Appearance made due to the made an optical instrument made due to the, उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखो बेटा, अगर मुझे इमेज बनाना है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं पहले ही बता रखा हूं, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा बेटा, ये रे निकल के सब जा रहा है, तो रे निकलेगा। ये हमारा मिरर हुआ, अब इससे टकराया, तो जैसे टकराएगा वैसे ही वापिस आया, ठीक है। अब वापस आने, मैं मानता हूं कि सर ऐसे वापस आ रहा है, ये जाने का सीन हो गया और ये आने का सीन हो गया। तो ऐसे वापस जब आ रहा है बेटा, तो यहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक करने के बाद कट किए हैं,
यहां पे ये दोनों रे क्या किए हैं, कट किए हैं, तो जहां पे कट करेगा तो यहां पे क्या फॉर्म होगा बेटा, फॉर्म इमेज। क्लियर है? तो यहां पर आपका इमेज बनेगा। समझ गए? तो हमेशा याद रखिएगा इंटरसेक्ट कौन करता है, तो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन ही इमेज प्रोड्यूस करवाता है। समझ गए इतनी बात को इमेज के बारे में? तो एन ऑप्टिकल अपीयरेंस मेड ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहां पे बनता है इमेज? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या ऑन के जगह इन लिखिए, थोड़ा ग्रामर में देखते जाइएगा लेकिन बातों को समझते जाइए। ऑन के जगह क्या लिखिए? इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? तो क्या बनाएगा आपका? इमेज बनाएगा। नो, इमेज कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। इमेज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक दूसरा इमेज यहां पर मैं बना रहा हूं, ये देखिएगा। अब इसे मैं शो नहीं किया हूं बट आप समझिएगा। यहां पर हमारा दो लाइन आया, यहां पर हमारा क्या है कि दो लाइन में इंसिडेंट का इस पे पुट करता हूं, तो ये लाइन और ये लाइन पुट हुआ। अब ये अगर बाउंस बैक होंगे बेटा तो ये देखिए हमेशा बाहर जाएंगे, तो क्या कभी मिलेंगे? क्या कभी मिलेंगे? क्या कभी मिलेंगे? तो सर ये जो बाउंस बैक हुआ वो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आगे जाके क्या होते जा रहे हैं, ऐसे फैलते जा रहे हैं, तो क्या कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसे हम सर पीछे की तरफ थोड़ा क्या करेंगे, इंक्रीज कराने का कोशिश करेंगे। अब ये भी तो नहीं मिल रहा है, चलो यहां से ग्लाइटर कर देते हैं कि ये सरफेस का ये रे इसे मुझे बदलने दो और इस रे को पास कराने दो यहां से। ये जो ऐसे रे आया सर, ये यहां से टकराया और टकरा के इधर की ओर चला गया। अब ये जो मैंने इतना ज्यादा बढ़ा के ए वाली पोर्शन को बढ़ा के यहां पे मैच कराया, तो मतलब ये जो डॉटेड लाइन गया बेटा, ये एक्चुअली में उधर तो गया नहीं, लेकिन हमने इमेजिन किया और उसे क्या कर दिया, इंक्रीज करवा दिया। तो यहां पर इमेजिन करने के बाद हमने ऐसा बनाया, तो इसे क्या कह देते हैं हम लोग, इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी। और दूसरा भाषा में इसका क्या नाम होगा, वर्चुअल इमेज। क्या कह देंगे, वर्चुअल इमेज। और यहां पर आपका वही लाइन सीधा सीधा, हमें कुछ बढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ा, तो इसको क्या कह देंगे बेटा, रियल इमेज कह देंगे। इसे क्या कह देंगे, रियल इमेज कह देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, देयर बी टू टाइप्स ऑफ द इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैसे बना, ड्यू टू द रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, या एग्जैक्ट, रियल या एग्जैक्ट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब इमेजिनरी कैसे बना, तो ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन, हम लोग इमेजिन नहीं कर रहे हैं, तो इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर है बेटा इतनी बातें, रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी इमेज क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, रियल इमेज को टीवी पे हम देख सकते हैं, रियल इमेज को हम सिनेमा हॉल में देख सकते हैं, रियल इमेज को हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है, मैं नाम भूल गया, नूरा फतेह अली का नया सा गाना, तो आप मोबाइल पर देखिएगा। अबे मोबाइल पर जो नूरा फतेह अली नहीं है, उसका इमेज है। क्या याद रखना है, मोबाइल पर जो दिख रहा है वो नूरा फतेह अली नहीं है, उसका इमेज है। जो भी दिख रहे हैं वो उसका इमेज है, ओरिजिनल नहीं है।
तो जब इमेज है तो ये इमेज कैसा है? आप एक्साइटेड हो रहे हैं, क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? तो क्योंकि नूरा फतेह अली का ये रियल इमेज है। कैसा इमेज है बेटा? रियल इमेज है। तो हमेशा याद रखना है, रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर देखा जा सकता है। तो कैन रियल इमेज कास्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन को ही पर्दा बोलते हैं, कास्ट ऑन स्क्रीन। अब इमेजिनरी है तो ये तो खुद इमेजिन करके आया है, तो इसे स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता है, इसे स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता है। तो कास्ट ऑन स्क्रीन। अब जैसे देखो नूरा फतेह अली का रियल इमेज देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब पर, अब कुछ इमेजिन भी कर रहे हैं तो वो तो स्क्रीन पर नहीं ना दिखेगा मगर भाई, ठीक है? तो इतना ही याद रखना है कि कांट बी कास्ट ऑन स्क्रीन, कांट कास्ट ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पर इसकी कास्टिंग नहीं की जा सकती है। क्लियर है? तो रियल इमेज हमेशा याद रखिएगा पर्दे पे आता है, जबकि इमेजिनरी इमेज पर्दे पर नहीं आता है। अब प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है बेटा? प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? तो प्लेन मिरर सर वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है? अब इधर क्या याद रखेंगे? तो सर इधर याद रखेंगे प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो इधर कौन सा मिरर होगा? तो आपका कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज। क्लियर है इतनी बातें? सब बातों को समझते जाइएगा। क्लियर है? अगला याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज इज व्हाट? इल्यूजन क्रिएट करता है। वर्चुअल इमेज इज व्हाट बेटा? इज इल्यूजन। तो क्रिएट्स इल्यूशन, इल्यूजन क्रिएट करता है। और इधर क्रिएट रियलिटी, ठीक है? इतनी बातें। तब a virtual image is what? A virtual image is just an illusion of the eyes. Okay ना? Whenever we talk about the real image what? It's the reality of the object. Okay? तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज में इतना करा दिया, अब इससे भी ज्यादा करूं? वर्चुअल लाइन ड्यू टू द इमेजिनरी और वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है? कास्ट ऑन स्क्रीन, कांट कास्ट ऑन स्क्रीन। तो ये वाली पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सा इमेज स्क्रीन पे उतारा जाता है तो रियल इमेज, कौन सा इमेज शीशे में देखा जा सकता है तो सर जो शीशा में देखते हैं वो होता है वर्चुअल इमेज। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फिनोमेना है बेटा लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। लैटरल इन्वर्जन एल और आर टाइप का कुछ चीज आ रहा है, तो हमेशा देखिएगा कि अगर शीशे में आप देखते हैं, ठीक है? तो शीशा में जब चेहरा देखते हैं या हाथ देखते हैं तो लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का क्या देता है बेटा? लेफ्ट दिखता है। तो सुपरपोजिशन हो जाता है इमेज, और इमेज का जो हाथ है और अपना हाथ है दोनों क्या कर लेता है? टोटली सुपर इम्पोज कर लेता है। जैसे मेरा इमेज यहाँ पे ऐसा बना होगा, अब शीशा रहता तो मैं दिखा देता, और उस पे ऐसे हाथ धरिएगा तो टोटल ये वाली पोर्शन आपको इमेज का ही
पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एक प्रकार से लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लैटरल इन्वर्जन होता है तो बेटा लेफ्ट वाला पोर्शन मिरर में राइट की तरह दिखता है और राइट वाले पोर्शन मिरर में लेफ्ट की तरह दिखता है। क्लियर है? तो लैटरल इन्वर्जन के लिए लिखिएगा, द राइट साइड इन मिरर the right side of the object become the left side of the image और वाइस वर्सा। क्लियर है? मतलब कि राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अब लैटरल इन्वर्जन के ही कारण गाड़ियों के एम्बुलेंस को लिखा हुआ देखिएगा तो ये एम्बुलेंस कुछ ऐसे लिखता है बेटा, पता नहीं कुछ ऐसे, मुझे याद नहीं है अच्छा से, बट देख लीजिएगा। एम्बुलेंस जो भी है, एम्बुलेंस मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि कैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है। तो ये देखिए बेटा, इस इमेज को थोड़ा सा देखिएगा। अब इनको खोलने में भी इमेज को भी 75 दिन लगेंगे, ये गरीबों का इमेज ऐसे ही चलता है। ये देखिए एम्बुलेंस किस प्रकार से उल्टा लिखा हुआ है। ऐसा उल्टा क्यों लिखा हुआ है, ताकि पीछे से कोई गाड़ी आए, पीछे से कोई क्या आए, गाड़ी आए बेटा, और उस अब गाड़ी में क्या रहेगा, शीशा रहता है। अब मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट से राइट दिखाएगा, तो वो उस उल्टे को सीधे तरीके से शीशे में दिखाए और अगला बंदा को पता चल जाए कि पीछे एम्बुलेंस है, तो शांति से क्या दे दे उसे बेटा, रास्ता दे दे। इसीलिए इस प्रकार से लिखा रहता है लैटरल इन्वर्जन। तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर एम्बुलेंस इज ऑलवेज written in this form in lateral inversion form। हमेशा से याद रखिएगा lateral inversion form। क्यों? सो दैट कि पीछे वाला व्हीकल उसे आसानी से देख ले और पहचान जाए कि एम्बुलेंस है, तो तमीज से रास्ता दे दे। क्लियर है इतनी बातें? तो लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। जैसे यहां पर एक लैटरल इन्वर्जन में क्या लिखा है, रेड लिखा है। तो अगर आप इधर को रेड को इस प्रकार से लिखते हैं तो इधर कैसा, इसका लैटरल इन्वर्जन कैसा बनेगा बेटा, तो इसका लैटरल इन्वर्जन बनेगा सर ऐसा कुछ। अब ये वाली इधर को पलट जाएगा तो ऐसा कुछ, और ये वाली इधर को पलट जाएगा तो ऐसा कुछ लैटरल इन्वर्जन बनेगा सर। ये जो रेड है, रेड का लैटरल इन्वर्जन कैसा बना, तो ऐसा बना। तो मिरर में लेफ्ट का राइट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। आगे चले। अब लैटरल इन्वर्जन किसके कारण होता है बेटा, तो लैटरल इन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लैटरल
inversion takes place due to reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है? ठीक है, तो लैटरल इन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे, आप दोनों वीडियो देख लेना, ठीक है? बाकी कल करेंगे। कल हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू द व्हाट, मिरर के बाद क्या आता है, लेंसेस पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंसेस पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और आपका प्रिज्म होगा तो वो भी सारा पढ़ेंगे। तो बचा क्या है कि कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्लेक्शन बचा, इमेज फॉर्मेशन बचा है, और ये चैप्टर मेरे ख्याल से इमेज फॉर्मेशन के बाद आपका खत्म हो जाएगा। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन में क्या बचा है, रिफ्रैक्शन में इफेक्ट बचा है, लाज बचा है, और फिर ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए, प्रिज्म नहीं पढ़ना है, फ्रिंज एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, न्यूटन का कुछ भी नहीं पढ़ना है, न्यूटन स्लिट भी नहीं पढ़ना है, व्हाइट रे स्प्लिटिंग भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से मैं बता रहा हूं, वैसे बच्चे जिन्होंने को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे। चैनल का नाम है, जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा @ROMBUSJH, मतलब रोमबस JH के नाम से आप अगर सर्च कीजिएगा तो आपको चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पर। बेटा उसे सब्सक्राइब कर लेना है। मैं साइंस का MCQ उस पे लाने वाला हूँ, जीके का जीके सब लाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब रहे जहाँ रहे प्रैक्टिस करते रहे राहुल सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खाते रहिए और बाकी करते रहिए। धन्यवाद।